एफडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत तीसरे असाइनमेंट के लिए तैयार किए गए इस संक्षिप्त वीडियो में मैं द्विवेदी युगीन काव्य चेतना और उसमें विशेष तौर पर सरस्वती पत्रिका और उसके प्रधान संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना दृष्टि, उनकी आलोचना दृष्टि और पत्रकारिता पर बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह वीडियो गूगल ड्राइव पर सेव किया जाना है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंतर्गत मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर कर सकूं। सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग की शुरुआत सन 1900 से 1920 तक मानी जाती है, किंतु अगर हम इस साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से बात करें तो 1900 से कोई जो भारतीय युगीन साहित्यिक परंपरा थी उसमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्तव में हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत, जिसे हम द्विवेदी के नाम से जानते हैं, शुरुआत 1903 से हुई है, जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। वैसे तो इस जो कोई भी साहित्यिक वाद हो, कोई भी युग हो, वो अपने पूर्व युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों से पूर्णतया अलग नहीं होता है, और ना ही कोई एक ऐसी विभाजक रेखा खींची जा सकती है जिससे हम कहें कि इसके पहले का जो युग था वो पूरी तरह से इससे अलग था, दूसरा युग था, और ये जो नया युग आरंभ हुआ है वो अपनी साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से पूर्णतया भिन्न है। वास्तव में साहित्य जैसे गतिशील विषय में ऐसा होना, इस प्रकार का विभाजन या अस्पष्ट विभाजक रेखा का खींचा जा सकना संभव नहीं है। कोई भी वाद हो, कोई भी युग हो, वह अपने युग की जो पूर्व युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों से बिल्कुल अलग नहीं होती है। कुछ प्रधान प्रवृत्तियां होती हैं जो युगीन चेतना के अनुरूप परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण साहित्य में भी परिवर्तन आता है, और इसी के आधार पर हम साहित्यिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन मानते हैं। 1903 से जब हम सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जहाँ से हम एक नए युग की शुरुआत मानते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक विभाजन का या कहिए एक नामकरण का एक आधार मिलता है, क्योंकि इसके पूर्व यद्यपि आधुनिक हिंदी जो आधुनिक चेतना थी, आधुनिकतावादी दृष्टि थी, वो हमारे साहित्यकारों में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी कई कह सकते हैं आधुनिक युगबोध से युक्त होने के बावजूद भी साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली गद्य के रूप में तो काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, लेकिन जो काव्य था वो परंपरागत शैली से में ही चला आ रहा था। मतलब कहने का ये है कि उस समय भी आधुनिक काल का जो भारतीय युग का जो आधुनिक काल का पहला युग, जिसे हम भारतीय युग के नाम से जानते हैं, उसमें गद्य के रूप में तो खड़ी बोली का या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन जो काव्य था वो परंपरागत रूप में ब्रज भाषा में ही चला आ रहा था, जिसमें रीतिकालीन प्रवृत्तियों की झलक भी दिखाई पड़ती है। लेकिन द्विवेदी के जी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने के बाद इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि और खड़ी बोली हिंदी न केवल गद्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, बल्कि काव्य भाषा के रूप में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान मिला या शुरुआत हुई। जैसा मैंने कहा कि कोई भी युग अपने पूर्व युग से बिल्कुल अलग नहीं होता है, या कह सकते हैं पूरी तरह से भिन्न नहीं होता है। इसलिए और कोई भी नया युग सामान्य तौर पर अपनी हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई भी नया युग अपनी पूर्व साहित्यिक प्रवृत्तियों से को समेटे हुए युगीन चेतना से संपृक्त होकर एक नई शैली के साथ, एक नई चेतना के साथ आगे बढ़ता है। और अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो इसकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि निर्मित हुई, उसमें भी पूर्व साहित्यिक प्रवृत्तियां और उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के पुरस्कर्ता या जो संस्थाएं थीं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें ब्रह्म समाज जो 1858 में जिसकी शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी, राष्ट्रीय कांग्रेस,
आर्य समाज और इसी क्रम में उस समय के जो युगीन महापुरुष थे, समाज सुधारक थे, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन जो प्रमुख प्रेरक थे, चाहे वो दयानंद सरस्वती हों, विवेकानंद जी हों, बहुत सारे जो उस समय के महापुरुष रहे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाकर या उनका सूत्रपात करके एक नए भारत की शुरुआत की। और इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से सामाजिक क्रांति की भी शुरुआत की, जिसके कारण संपूर्ण जो जनमानस था उसकी चेतना चिंतन दृष्टि ही बदल गई। और उसी के अनुरूप, क्योंकि साहित्य भी जनता की चित्तवृत्तियों का ही संचित प्रतिबिंब माना जाता है, जैसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, तो इसमें भी बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उस क्रांतिकारी परिवर्तन के को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं रीतिकालीन साहित्यिक परंपरा पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही थी। और इसीलिए खड़ी बोली जो उस समय जनसामान्य की भाषा बन रही थी, उसको पूर्ण भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। और उस समय जैसे मैंने कहा कि पूर्व साहित्यिक प्रवृत्तियाँ पर प्रेरणा स्रोत, जिसमें प्रेरक भी होते हैं, उस जो महापुरुष थे, मानवतावादी जो दृष्टिकोण था नया उनका, मानवतावादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी दृष्टिकोण, और जो शासी स्वतंत्रता आंदोलन चले, उसका एक समन्वित प्रयास कर सकते हैं, जिसने पूरे भारतीय जनमानस के हृदय के साथ साथ उसकी जो चिंतन दृष्टि, वैचारिक दृष्टि, उसको भी आंदोलित किया, उसमें परिवर्तन उत्पन्न किया। और इसी का प्रतिफलन हम साहित्य में भी देखते हैं। और निश्चित रूप से साहित्य एक नई दिशा की तरफ बढ़ा, जिसे बहुत ही अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के माध्यम से बहुत ही एक नई दिशा दी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें जैसे साहित्यिक प्रवृत्तियों में, पूर्व साहित्यिक प्रवृत्तियों में, हालांकि हम रीतिकाल देखते हैं कि रीति एवं भक्ति परंपरा, काव्य परंपरा वर्तमान थी, प्रत्यक्ष चित्रण एवं समस्या पूर्ति भी, हालांकि अनुवाद कार्य भी हो रहे थे, जो बहुत सारे लोकोन्मुखी चित्रण, बहुत सारी विशेषताएं थी भारतेंदु मंडल की, जिसमें से काफ़ी प्रवृत्तियां द्विवेदी युगीन काव्य चेतना में भी देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद द्विवेदी युग अपने आप में एक नए युग की, एक नए भारत की शुरुआत कर रहा था। द्विवेदी युगीन काव्य चेतना पर बात करते समय या द्विवेदी युग की मूलभूत विशेषताओं पर बात करते समय, जैसे मैंने बताया कि इसमें इसका जो काल निर्धारण है, उसमें भी सरस्वती की पत्रिका के संपादक बनने के बाद से ही हम नए युग की शुरुआत मानते हैं ज़्यादातर साहित्यकार। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरस्वती पत्रिका का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इस द्विवेदी युग में भी, या एक हिंदी साहित्य में एक नए युग के सूत्रपात करने में। सामान्य तौर पे सरस्वती पत्रिका के बारे में जो मान्यता है वो द्विवेदी युग तक ही सीमित लोग मानते हैं, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक चली। द्विवेदी जी से पहले भी, अर्थात ये सन जनवरी 1900 से ये प्रकाशित होना शुरू हुई थी। हालांकि विशेष सफलता या बहुत प्रतिष्ठा इसको शुरुआती 2-3 सालों में नहीं मिली, लेकिन ये 1976 तक प्रकाशित होती रहे, जिसका कह सकते हैं कि सबसे अच्छा या सबसे बड़ा स्वर्णकाल, या जिसको कहिए कि स्वर्णकाल अगर माना जाए, तो द्विवेदी युग रहा, जो 1903 से लेकर 1918 तक का समय रहा। इसके संपादक मंडल में बाबू श्याम सुंदर दास जी से लेकर बाबू श्याम सुंदर दास जी का, कामता प्रसाद गुरु, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, हरिकेशव घोष, उदय नारायण वाजपेयी, गणेश शंकर विद्यार्थी, देवी प्रसाद शुक्ल, शंभू प्रसाद शुक्ल, ठाकुर प्रसाद सिंह, लली प्रसाद पांडे, उमेश चंद्र मिश्र, श्रीनाथ और सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी, और इसके अलावा बाबू जगन्नाथ रत्नाकर, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार इससे जुड़े थे, इसके संपादक मंडल में शामिल थे। सरस्वती पत्रिका ने अपने इस हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कई कवियों और लेखकों को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्थापित किया, जिसमें से मैथिली शरण गुप्त जैसे बड़े कवि भी सम्मिलित हैं, निराला जी और सुमित्रानंदन पंत। उस समय कह सकते हैं कि उस दौर में उभरते हुए साहित्यकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी टकसाल थी, बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी। पत्रकारिता के संदर्भ में अगर हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, तो इनकी पत्रकारिता के मूलतः 4 आदर्श थे।
जिसमें इन्होंने अपने लिए 4 आदर्श बना रखे थे, जिसमें पहला था कि पाठकों की हानि लाभ का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर उनका विशेष पाठकों के लाभ हानि का या हानि लाभ का ध्यान से मतलब आर्थिक नहीं है, धन से नहीं है, ये ज्ञान के संदर्भ में था। तो उनका पहला उद्देश्य था कि पाठकों को उनकी अपेक्षित जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या साहित्य के प्रति जो अनुराग है, जो चीज़ वो जानना चाहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पर विशेष ध्यान देते थे। दूसरे, पत्रकारिता के उनके अपने आदर्श थे, जिससे वो कभी विचलित नहीं होते थे। न्याय पथ से विचलित ना होना इनकी एक दूसरी विशेषता थी कि जो भी उस समय का जो कमज़ोर वर्ग है या जो भी न्यायोचित लगता है, चाहे वो शासन प्रशासन उस समय जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके विरोध के संदर्भ में भी वो अपनी सही बात कहने से नहीं हिचकते थे। और कह सकते हैं कि उस समय जैसे दलित समुदाय या इन सब पर सामान्य तौर पर मुख्य धारा के साहित्यकार उस समय उतना नहीं लिखते थे, लेकिन बावजूद इसके अपने तमाम साहित्यिक मान्यताओं के बावजूद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हीरा डोम की रचना, जो कह सकते हैं खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में भी नहीं थी, लेकिन उसको प्रकाशित किया। तीसरा इनका जो आदर्श था, मालिक का विश्वास पात्र होना, जो इसके कह सकते हैं निवेशक के जो चंदा या जिनकी पूंजी लगी थी इस सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन में, उनका विश्वास पात्र बने रहना भी इनकी एक बड़ी इनका एक आदर्श था। दूसरे, पत्रिका समय समय पर प्रकाशित होती रहे, समय पर ही पाठकों के पास पहुंच जाए, इसका भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत विशेष ध्यान रखते थे। इस युग की कई सारी प्रमुख विशेषताएं हैं। वास्तव में अगर हम द्विवेदी जी के उनके साहित्यिक आदर्श, उनके आलोचना दृष्टि पर बात करें तो शायद हमारे पास 1-2 घंटे का समय भी बहुत कम महसूस होगा। लेकिन समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें इस द्विवेदी जी की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, जो विशेषताएँ हैं, वो उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करके, संक्षिप्त जो चर्चा करके मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। उस युग की प्रमुख विशेषताओं में है राष्ट्रीयता, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी चल रहा था और भारतीय युग से ही राष्ट्रीयता की बयार हिंदी साहित्य में बह रही थी। और यह प्रवृत्ति द्विवेदी युग में आकर और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस समय एक नई धार्मिकता का उदय हुआ, जो इस द्विवेदी युग की दूसरी विशेषता थी। सामाजिक चेतना, जैसे जैसे साहित्य आम जनमानस के, या कह सकते हैं कि जैसे जैसे साहित्यकार स्वयं को सामान्य जनमानस से जोड़ता गया, इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों में सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव बढ़ता गया। इसके पहले भी जैसे भारतेंदु युग में भी आपने देखा होगा कि अंधेर नगरी और भारत भारती जैसी कई रचनाएं सामने आती हैं, प्रताप नारायण मिश्र, और उस समय जो भारतेंदु मंडल के और भी सदस्य थे, कवि गोष्ठियों के माध्यम से और नाटकों के मंचन के माध्यम से या खड़ी बोली हिंदी में वो लोगों के समीप जाकर न केवल राष्ट्रीय चेतना के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए उनके अंदर एक स्वाधीनता की भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी पूर्ति कर रहे थे। एक साहित्यकार समाज में न केवल वो दर्शक होता है, बल्कि वह समाज को आगे बढ़ने, उसे दिशा देने का कार्य भी करता है। और इसके पहले के जो आक्षेप लगे, जो हमारे यहाँ साहित्यिक प्रवृत्तियाँ रही रीतकालीन, विशेष तौर पर रीतकालीन प्रवृत्तियों में, काव्य प्रवृत्तियों में साहित्यकार पर जो जन सामान्य से जुड़े न होने का जो एक आरोप लगता है, वो भारतेंदु युग से ही वो धीरे धीरे करके दूर होता जा रहा था, वो आरोप खत्म होता जा रहा था। और साहित्य जन सामान्य, या कहिए एक आम जन जीवन के निकट आते हुए आम आदमी की बात करने लगा था। और यह प्रवृत्ति या सामाजिक चेतना अपनी जड़ों से जुड़ाव की, अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ाव की चेतना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इस युग की एक प्रधान विशेषताओं में से शामिल हो गई, या प्रधान विशेषताओं में इसको स्थान मिला। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि आधुनिक युग बोध के साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति पर, अपनी प्राचीन
और जो हमारी जो जड़ें हैं, परंपराएं हैं, उससे जुड़ाव के लिए भी प्रयास किया गया। और इस दौर में आप देखते हैं कि द्विवेदी युग से प्रभावित जो कवि थे, उसमें चाहे वो उर्मिला का, क्योंकि सामान्य तौर पे हमारे यहाँ जो चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, या आधुनिक काल के शुरुआती दौर में भी स्त्रियों के ऊपर या स्त्रियों पर बहुत विशेष साहित्यकारों की दृष्टि नहीं गई। अगर गई भी थी, या तो वो भक्ति की दृष्टि से उनको विलासिता की वस्तु मानकर, या इसी रूप में रही कि एक सामान्य स्त्री की बात सामान्य तौर पर हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में पहले के युगों में सम्मिलित नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इस विषय वस्तु का विस्तार होता गया और सदियों से वो उपेक्षित पड़ी इन स्त्रियों के ऊपर भी लिखा जाने लगा। जैसे उर्मिला पर साकेत में लिखा गया, उर्मिला पर स्वतंत्र काव्य। और इसके अलावा अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओद ने प्रिय प्रवास लिखा। तो मतलब ये है कि विषय वस्तु का विस्तार हुआ। आधुनिक युग बोध तो सामान्य विशेषता थी ही, सामाजिक चेतना के साथ साथ इस युग में प्राचीन संस्कृति से जुड़ाव के साथ इसका विषय वस्तु का विस्तार हो गया। प्रकृति भी यहाँ पर केवल उद्दीपन के रूप में नहीं रहा, आलंबन के रूप में भी प्रयोग में आने लगा। काव्य रूप और छंद विधान भी बदल गए। काव्य भाषा के रूप में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पाषाण युग में काव्य भाषा के तौर पर ब्रज भाषा का ही प्रयोग मिलता है, लेकिन द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक खड़ी बोली के रूप में, खड़ी बोली को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया। भाषा को परिमार्जित करने का विशेष कार्य किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो काव्य भाषा के रूप में भी और गद्य भाषा दोनों के रूप में केवल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा, या उसके प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी। इसके अलावा मानवतावाद, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि सामाजिक चेतना की से या सामाजिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, या सामाजिक चेतना के प्रति या अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति कभी ज़्यादा सजग होने लगा। और परिणाम ये हुआ कि इस युग की मानवतावाद इस युग की एक प्रधान विशेषता बन गई। इसके साथ ही साथ अपने प्राचीन संस्कृति से ओतप्रोत और एकदम मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रभावित आदर्शवादी संकल्पना भी इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।